हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में, जहां हम कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उसके बीच की पॉलिटिक्स, जिसको आप करेंगे एक मैप पर मार्क, जो होगी आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको मैप्स पे लोकेशंस को मार्क करना है, चाहे वो वेनेजुला हो, ईरान हो, यमन हो। इसकी पूरी पॉलिटिक्स समझेंगे और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ को। तो स्वागत है आपका इस नए साल में और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आई एम वेरी श्योर कि इस साल आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे, नए जोश के साथ अपने सपनों की पीछे पूरी मेहनत के साथ जाएंगे और अपनी लाइफ को एनहांस करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और उसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए अब शुरू करते हैं इस हफ्ते का पहला प्लेसेस इन न्यूज, इस साल का पहला प्लेसेस इन न्यूज की डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। यमन का कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में लगातार बना रहता है। 3 ऑप्शंस हैं, आपको मुझे बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। सोकोत्रा आइलैंड रेड सी में है, होदेदिया गल्फ ऑफ एडन में है, सना हूतीज के कंट्रोल में है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि ये पता लग सके कि आप किस हद तक इन चीज़ों को जानते हो। एक बार आप आंसर टाइप करो, ताकि ये देख सके बाद में कि भैया क्या गलती आपने की, क्या वो गलत है या सही है। इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए तत्काल आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले इस नए साल में आपके लिए एक अच्छी खबर और है। जो ओनली आईएएस के न्यू ईयर्स के ऑफर्स थे पीडब्ल्यू के, वो एक्सटेंड हो गए हैं। आज 4 जनवरी है और अगर आज ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रारंभ में एक बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। केवल 8,333 रुपये पर ईयर से आपको कोर्स मिल जाएगा। 5 से बैच स्टार्ट होने वाले हैं और अभी 100 किट्स बचे हैं, ऑफिसर किट। तो अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और प्लस आपको ये ऑफिसर किट भी मिलेगा। तो या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें एक लिंक होगा, वहां से आप जाकर इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है, प्लीज गो अहेड एंड एनरोल योरसेल्फ इफ यू वांट टू एनरोल इन प्रारंभ। तो ये थी कहानी प्रारंभ के ऑफर्स की, जो आज तक के लिए एक्सटेंड हुआ है। 4 जनवरी तक इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने प्लेसेस इन न्यूज की तरफ। तो पहली न्यूज, साल का पहला हंगामा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, जो है वेनेजुला के ऊपर किया हुआ अटैक, जहां वेनेजुला के प्रेसिडेंट जो मादुरो हैं उनको वो उठाकर लेके चले गए अमेरिका। उन तख्ता पलट कर दिया है वेनेजुला में उनकी फौज ने पहुंच के, और अमेरिका की ट्रूप उनको लेके शायद अब ब्रुकलिन भी जा चुकी है या फिर मैनहट्टन जा चुकी है। तो इस कारणवश एक बहुत बड़ी उथल पुथल विश्व पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो गई है साल की शुरुआत में ही। तो पहले समझिए वेनेजुला कहाँ लोकेटेड है और क्या वजह है इस चीज के पीछे। अब देखिए, वेनेजुला में जैसे ये काम हुआ, यूएन ने भी बोला है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, आप कैसे किसी देश में जाके इस तरह का काम कर सकते हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने काम कर दिया। अब पहली बात, वेनेजुला कहाँ पर है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें तो अमेरिका की कोस्ट के ठीक नीचे इधर आपको दिखेगा वेनेजुला। देखो यहाँ यूएसए है, और यूएसए कैसी कंट्री है, यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है। और यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने अपने आप में मानती है कि दुनिया में फ्री मार्केट होना चाहिए। और ये जो पूरा इलाका है, अमेरिका का मानना है कि अमेरिका के कंट्रोल में रहे या फिर अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रहे। यहाँ कुछ देश हैं, जैसे इधर आपको दिखेगा क्यूबा और यहाँ आपको दिखेगा वेनेजुला या कोलंबिया की बात करें। ये कुछ ऐसे देश हैं जो देश ये कहते हैं कि नहीं, हम अमेरिका के वर्चस्व में नहीं रहेंगे। ये कुछ हद तक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को भी अपनाते हैं। हालांकि इन कंट्रीज में सोशलिज्म कम है और डिक्टेटरशिप ज़्यादा है। और ये डिक्टेटर्स जो हैं रशिया के बहुत करीब हैं और अब तो चाइना के बहुत करीब हैं। और कमाल की बात यह है, वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार भी हैं। तो इसलिए वेनेजुला के पास तेलों का भंडार है। और आपको पता ही है, अगर आपकी थाली में भी तेल दिख रहा है तो अमेरिका वहां भी पहुंच सकता है। तो वेनेजुला के ऊपर हमेशा से अमेरिका की नज़र थी कि एक, वो अमेरिका की पॉलिसीज को मान नहीं रहे, दूसरी उनके पास तेल का भंडार है। और वेनेजुला की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने पिछले कई सालों से सैंक्शन लगाए हुए थे। अमेरिका ने वेनेजुला पे सैंक्शंस लगाए हुए थे, जिन सैंक्शंस की वजह से ना ही वेनेजुला ज़्यादा ट्रेड कर पा रहा था, ना ही वो ज़्यादा अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर पा रहा था। और हालत तो इतनी ख़राब थी कि इनकी रिफाइनरीज के पास भी पैसा नहीं था कि वो ऑयल को उस हद तक प्रोसेस कर पाए। तो इनकी डीप कनेक्शंस थे चाइना और रशिया के साथ। अमेरिका का सीधा विरोध ये कर रहे थे। तो ये सबको पता था कि वेनेजुला पे अमेरिका की गाज तो गिरेगी। और साल की शुरुआत में ही मादुरो के देश में उनकी फौज जाती है, शहर की बिजली काटी जाती है, जो इनका कैपिटल है कैराकस, और वहां से फिर इनको अगवा करके ले जाया जाता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ बनी। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान होना चाहिए, वेनेजुला कहाँ पर है। तो साउथ अमेरिका के जस्ट टॉप पे अगर आप देखो तो एक तरफ कोलंबिया है, इधर वेनेजुला है, यहाँ गयाना है, फिर सूरीनाम है और लास्ट में फ्रेंच गयाना है, नीचे ब्राजील है। तो ये वो इलाका है, देखो ये है कोलंबिया, ये है वेनेजुला, ये है असल में गयाना। ये जो हल्के ग्रीन में देख रहे हो ना, यहाँ पर एक रिवर बहती है, ऐसे क्यूबो रिवर। अब वेनेजुला का विचार था कि ये जो ये हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये असल में एक कंट्री है, ये कंट्री है गयाना।
तो इनका विचार था कि क्यों ना हम आधा गयाना कब्जा कर लें, और ये कह रहे थे कि एसिक्यूबो के बाद जो नदी है के बाद जो इलाका है कि पहले वाला ये वाला इलाका जो हमारा है और आधा देश आपका हमारा ही है। तो वेनेजुला का विवाद गयाना के साथ भी था, लेकिन अभी तो वेनेजुला के ऊपर एक नई विपत्ति आ गई है जब इनके प्रेसिडेंट को ही उठा के अमेरिका ले गया। तो यहाँ कोलंबिया है, यहाँ वेनेजुला है, ये हिस्सा है गयाना का जिसमें यहाँ नदी बहती है एसिक्यूबो। और गयाना वेनेजुला का विवाद ये था कि एसिक्यूबो के आधी जमीन के ऊपर जो एसिक्यूबो के नदी के तट तक का जो इलाका है उस पर वेनेजुला क्लेम कर रहा था। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ सुरिनाम, फ्रेंच गयाना, नीचे यहाँ पे ब्राजील है। तो इसको याद रखना आसान है। अब यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो ऑयल रिजर्व्स बहुत बड़े हैं संसार में, यानी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा रखते हैं अपने पास, बहुत सारी कैपेसिटी रखते हैं पैसा बनाने की। अभी वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन लगे पड़े थे, इसलिए वेनेजुला तेल को बेच नहीं पा रहा था। लेकिन अब इनके राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद शायद अब वेनेजुला में जो नई सरकार है वो अमेरिका की बात माने, और मे बी अमेरिकी कंपनीज को अब वेनेजुला में घुसकर तेल को निकालने का और ऑयल को रिफाइनरीज चलाने का और उसको बेच के ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चैलेंजर जो अमेरिका का इस इलाके में था, कोलंबिया, वेनेजुला के ऊपर नजर थी अमेरिका की हमेशा से। तो मादुरो के जाने के बाद अमेरिका का वर्चस्व यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, और थोड़ी धक धक मैक्सिको में भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैक्सिको के बारे में भी उन्होंने ऐसा कहा है कि मैक्सिको में बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स हैं, तो हम मैक्सिको को भी सीधा करेंगे। तो पॉइंट ये है ना, यूएसए अब पूरी तरह ये कोशिश कर रहा है अंडर ट्रंप कि चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो कोलंबिया हो, वो खुल के एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, पहली बात वेनेजुला कहाँ पर है, ये नदी देख रहे हो, ये है एसिक्यूबो। इसके आसपास कौन सी कंट्रीज है, तो वेनेजुला के एक तरफ कोलंबिया है, एक तरफ गयाना है, नीचे ब्राजील है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। आसपास की नेबरिंग कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है, क्या ये साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आप ध्यान रखिए। किसकी बात हमने की, वेनेजुला के बारे में। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, अब आगे पता चलेगा क्या होता है। अभी तक जो न्यूज़ में आया था मैंने आपको मुख्य रूप से बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इलाके की जो न्यूज़ में थी, और वो है बाल्टिक सी। अब पहली बात, बाल्टिक सी न्यूज़ में क्यों है, तो बाल्टिक सी न्यूज़ में है फिनलैंड की वजह से। अब क्या कहानी है फिनलैंड वाली, ये समझिए। असल में फिनलैंड ने एक टेलीकॉम केबल को डैमेज करते हुए एक शिप को पकड़ लिया। एक शिप यहाँ पर टेलीकॉम केबल जो अंडर सी, समुद्र के अंदर जो केबल बिछते हैं, उसको कोई शिप तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो कहा यह जाता है कि शायद बाल्टिक सी में रशिया के द्वारा ऐसी कोशिश की गई हो कि यहाँ की अंडर सी केबल को तोड़ा जा रहा हो, या फिर अमेरिका ऐसा कर रहा होता कि रशिया का कनेक्शन खराब हो जाए। तो उसको फिनलैंड की नेवी ने पकड़ा, एक शिप को। तो न्यूज़ में आया बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी की खास बात है कि बाल्टिक सी एक ब्रैकिश वाटर बॉडी है, एक ऐसी वाटर बॉडी है दुनिया की जो लार्जेस्ट कह सकते हैं ब्रैकिश वाटर बॉडी है, जहां पर है तो ये सी, समंदर, लेकिन यहां पर सॉल्ट वाटर की जो सॉल्ट का कंटेंट है वो कम है बाकी दुनिया के सीज के मुकाबले। क्योंकि यहां पर खास बात ऐसी है कि कई नदियां यहां पर मिलती हैं और सी के साथ इनका एक्सेस पॉइंट बहुत कम है। तो जब भी आप बाल्टिक सी के बारे में पढ़ो, आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। बाल्टिक सी पहले लोकेटेड कहाँ है, तो यूरोप में लोकेटेड है। दूसरी चीज, बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन से स्ट्रेट हैं। अगर आपको बाल्टिक सी में एंटर करना है तो आपको नॉर्थ सी पार करके पहले स्कागेराक स्ट्रेट और कैटगार्स बे को क्रॉस करना होगा। उसके बाद जाके आप पहुंचोगे बाल्टिक सी में। बाल्टिक सी में कई सारे गल्फ हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ गदांस्क। मुख्य रूप से जो बॉथनिया का गल्फ है काफी न्यूज में रहता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड काफी न्यूज में रहता है। क्यों, क्योंकि देखो गल्फ ऑफ फिनलैंड के ठीक सामने आप देखो कौन सा शहर है, हेलसिंकी, फिनलैंड के लिए इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये इलाका हमेशा न्यूज में रहता है। तो पहली बात, बाल्टिक सी इज अ प्लेस लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, जोड़ता है नॉर्थ सी को मुख्य रूप से यूरोप के साथ, यूरोपियन जो स्टेट है यहाँ पर। तो इसके अंदर 9 देश हैं जो बाउंड्री बनाती हैं बाल्टिक सी की, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लुथियाना, पोलैंड और जर्मनी। और कमाल की बात यह है कि 9 इसके पड़ोसी देश हैं, इनमें से 8 मेंबर जो है वो नेटो के हैं। तो अगर वो केबल इंटरनेट की कट रही है वहां से, तो किसको नुकसान सर्वाधिक होगा, इन 8 मेंबर्स को, जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। इसलिए नेटो में थोड़ी खलबली मच गई, कहीं रशिया ये अंडर सी केबल काटने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो बाल्टिक सी के आसपास 9 देश हैं, 8 उसमें नेटो मेंबर हैं। एक देश कौन सा नेटो का मेंबर नहीं है, ये रशिया। बाकी सारे फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्वीडन, ये सब के सब जो है, जर्मनी मान लो, ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं, नेटो के। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज का एक अलायंस है, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। तो एक पे हमला सब पे हमला माना जाता है। तो इसलिए यहाँ की पॉलिटिक्स ये है कि बाल्टिक सी में 9 देश
इसके साथ सीमा साझा करते हैं, 9 देशों की बाउंड्री लगती है। उनमें से 8 नीटो के मेंबर हैं और अचानक से यहाँ पर अंडर सी केबल काटता हुआ एक शिप मिला, तो मतलब शायद रशिया की कोशिश हो सकती है। बाकी अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ब्रैकिश वाटर है यहाँ पर, और सबसे बड़ी ब्रैकिश बॉडी है दुनिया की। इसकी सैलिनिटी लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर 2 बड़ी रिवर से आता है, विस्तुला और ओदर से। और पानी जो है बाहर का सॉल्टी वाटर, इनका थोड़ा सा ही एक्सचेंज होता है वाटर का, वो होता है नॉर्थ सी के साथ। तो नॉर्थ सी के पास से पानी आएगा, पहले वो स्कागेराक स्ट्रेट से होते हुए यहाँ एंटर करेगा। तो आप कलर भी देखो तो ये डार्क ब्लू या हल्का लाइट ब्लू है, मतलब यहाँ पर सी वाटर का एंट्री थोड़ा कम है और रिवर से बहुत सारा पानी आता है, तो इसलिए फ्रेश वाटर काफी ज्यादा आता है। जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया 3 रीजन है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ रीगा। रीगा यहाँ लाटविया एस्टोनिया के बीच में है, फिनलैंड रशिया इस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में है, और बॉथनिया ऊपर आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो गल्फ है वहां पर है। स्ट्रेट कतेग्रात और सकाग्रेक 2 स्ट्रेट्स हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं पहले मुझे बताओ कहां पर है भैया हमारा ये बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी आपको दिखेगा इस इलाके में यहाँ, ठीक है, ये रहा बाल्टिक सी। ये जो है ये है बॉथनिया, गल्फ ऑफ बॉथनिया, यही आपको दिखता है। ये रहा जो आपका इलाका है, इधर नॉर्थ सी है ब्रिटेन के बाद, ये रहा ब्रिटेन। यहाँ से फिर आप ये स्ट्रेट को क्रॉस करके जब घुसते हो ये है बाल्टिक सी। तो ये ब्रैकिश क्यों है? कौन सी रिवर्स यहाँ पर अपना वाटर फ्लो लेके आती है जिसकी वजह से ब्रैकिशनेस कम होती है? विस्तुला और ओदेर, कातेगात और साकेगराक यहाँ के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। 9 कंट्रीज इनके साथ बाउंड्री शेयर करती है, 8 नीटो के मेंबर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यूरोप में एक और कंट्री न्यूज में है, बल्गेरिया। अब बल्गेरिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि बल्गेरिया ने ज्वाइन कर लिया है यूरोजोन। अब बल्गेरिया का यूरोजोन ज्वाइन करना एक बड़ी खबर है। असल में बल्गेरिया एक ऐसा देश है जो कि पहले सोवियत रशिया यूएसएसआर का काफी क्लोज अलाय हुआ करता था। बाद में जब यूएसएसआर टूटता है तो बल्गेरिया लगभग एक ऐसा देश बना जो पहले कम्युनिस्ट था, बाद में कैपिटलिस्ट बन गया, और अब वो यूरोपियन यूनियन की यूरोजोन ज्वाइन करने वाला 21वां देश बन गया है। तो पहली बात बल्गेरिया कहां पर है? तो ये रहा बल्गेरिया, ये है बल्गेरिया। बल्गेरिया के आसपास वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? ये वाटर बॉडी पहचानते हो आप कौन सी है? काफी न्यूज में थी ये है ब्लैक सी, यानी वो जगह है जहां पर जमकर जंग के हालात बने, ठीक है। यह है क्रीमिया, यह है सी ऑफ अजोव, ठीक है। यहां पर है कट स्ट्रेट। तो ये नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पैसे पहचानना आना चाहिए, क्योंकि यही यूक्रेन है। ये रहा यूक्रेन, मोल्डोवा, यही तो कॉन्फ्लिक्ट वाला सारा का सारा। यूक्रेन, क्रीमिया, इधर रशिया, सी ऑफ अजोव, ये है ब्लैक सी। और यहां आप जब आते हो तो ये इलाका आप देखते हो, तो यहां पर है कौन सा देश? ये है बल्गेरिया। बल्गेरिया के आसपास आप देखो तो नीचे ग्रीस है। तो बल्गेरिया ने अब किसको ज्वाइन किया है? बल्गेरिया हैज ज्वाइंड ईयू का यूरोजोन। अब यूरोजोन का मतलब ये होता है कि देखो, ईयू के जब आप मेंबर बनते हो तो पहले इसका अर्थ क्या है, ये सब क्या कहानी है, पहले वो समझते हैं, बाद में इसके बारे में दोबारा आएंगे। देखो, यूरोप में कई सारे देश हैं। देखो, ये मान लो यूरोप है पूरा का पूरा, तो यूरोप में कुछ देश साथ आए और उन्होंने कहा कि हम एक ग्रुप बनाते हैं। एक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक रीजनल ग्रुप बनाया, उसका नाम पड़ा ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन 27-28 देशों का एक ग्रुप बना जो कहलाया ईयू, यानी ये वो देश हैं जो पार्ट हैं यूरोपियन यूनियन के। यानी इन सभी देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, और ये सब एक कॉमन मार्केट की तरह है। यानी जैसे भारत में अलग अलग राज्य मिला के एक मार्केट बनाते हैं भारत का, वैसे ये लोग आपस में एग्रीमेंट है, तो इनके साथ कॉमन एक इनके साथ नीतियां चलती है। सब कॉमन मार्केट है, कोई सामान कहीं से कहीं जाए तो कोई आपको टैरिफ नहीं पे करना। कोई अगर एक्सपोर्ट करता है इनको, तो हालांकि वो पूरा यूरोपियन यूनियन एक ही मार्केट माना जाएगा। जैसे भारत में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, आगरा, सारे के सारे एक ही आपके मार्केट के अंदर माने जाते हैं। वैसे ये अलग अलग देश हैं, लेकिन ये मार्केट एक ही कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन इन देशों में एक फर्क था कि इन सभी देशों में कॉमन मार्केट है, लेकिन करेंसी सबकी अलग अलग हो सकती है। तो जैसे यूके भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो यूके का अपना पाउंड था, लेकिन ईयू की कई कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमें एक कॉमन करेंसी भी लेके आनी है। जिन देशों ने कॉमन करेंसी को अपनाया और जिन देशों ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बदल दिया, मॉनेटरी पॉलिसी भी एक साथ करनी स्टार्ट कर दी, वो कहलाए ऐसी कंट्रीज जो बन गई यूरोजोन का पार्ट। तो अभी तक यूरोजोन में बल्गेरिया नहीं था, बल्गेरिया ने भी यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया। इस मैप को अगर आप देखो तो अपडेटेड मैप ये नहीं है, तो यहां आपको दिखेगा ईयू के मेंबर्स को अगर आप देखो तो आपको यहां पर दिख रहा है, ये रहा भाई ग्रीस, ठीक। ग्रीस के बाद आपको यहां बल्गेरिया दिखेगा, जो कि यहां ईयू का मेंबर है लेकिन यूरोजोन का मेंबर नहीं है। तो अब ये बल्गेरिया भी यूरोजोन का मेंबर बन चुका है, यानी इसने भी अब यूरो को एज अ करेंसी मान लिया है। और यहां भी यूरोपियन बैंक जो है वो अब यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है
बल्गेरिया का। इससे फायदा बल्गेरिया को क्या होगा? अब क्योंकि वो यूरोजोन से यूरो को अपने देश में अगर यूज करता है तो बल्गेरिया की मॉनेटरी पॉलिसी को शायद अब थोड़ी सहायता भी मिलेगी यूरोपियन बैंक से और यूरोप का सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन शायद ये रशिया को नाखुश भी कर सकता है। तो बल्गेरिया के लिए टेंशन वहां बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखना है ये बल्गेरिया कहां पर है, यूरोप में किस एरिया के पास है, तो रेड सी के पास है या ब्लैक सी के पास है, तो ब्लैक सी के पास है। इसके आसपास के पड़ोसी देश कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या ये यूरोजोन का पार्ट है? तो उसका भी पार्ट है। लेकिन एक तीसरी चीज भी होती है जिसे हम कहते हैं शेंजन एरिया। शेंजन एरिया मतलब वो इलाके जहां पर आप एक ही वीजा के साथ एक वीजा लो तो शेंजन एरिया में कहीं भी आप आ जा सकते हो, ताकि कोई व्यक्ति अगर इन देशों में जाना चाहे तो वो आराम से घूम भी सकता है। दैट इज कॉल्ड एज शेंजन एरिया। तो ये ध्यान रखना, शेंजन एरिया क्या है, ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है और यूरोजोन क्या है। तो यूरोप में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज ईयू। ईयू के अंदर जिन लोगों ने कॉमन करेंसी बनाई दैट इज यूरोजोन। जिन लोगों ने बोला यूरोजोन से मतलब नहीं है, हमें ना ऐसा करना चाहिए, कोई देश कोई व्यक्ति अगर टूरिस्ट आए तो हम सभी देशों में घूम ले एक ही पासपोर्ट के ऊपर, दैट इज शेंजन एरिया, जहां मोबिलिटी की आजादी है। तो शेंजन एरिया इज फॉर मोबिलिटी, आम भाषा में बताओ तो। यूरोजोन इज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी या करेंसी। ईयू इज अबाउट योर जो फिस्कल पॉलिसी है उसके हिसाब से। तो तीनों ये अलग अलग चीजें जो हमने समझ ली, ठीक है। अब आ जाओ यूरोप से दूर उठ के एशिया में, खासतौर पे वेस्ट एशिया में, जहां वेस्ट एशिया से भी थोड़ा आगे आ रहे हैं, ईरान के बारे में बात करते हैं। अब ईरान में एक बहुत बड़ा दंगा हो रखा है, राइट्स हो रखे हैं ईरान में। क्यों? क्योंकि ईरान में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इतनी बुरी हो सकती है, बुरी हो चुकी है इनकी अर्थव्यवस्था की, खूब विद्रोह हो रखा है। और अमेरिका ने यहां तक बोल दिया कि भैया अगर यही प्रोटेस्ट चलता रहा तो हम आ जाएंगे दिखाने आपको कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। तो इसलिए यहां पर डेथ टोल अब 10 तक पहुंच चुकी है और ईरान में काफी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। काफी समय से ईरान पहले इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति में रहा है और काफ़ी सैंक्शन भी झेलता रहा है। इस वजह से इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड है। अब क्योंकि लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं तो ज़्यादा चीज़ों पर पुश नहीं कर पाए, ज़्यादा डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पाए, इनकी इकोनॉमी भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सैंक्शंस की वजह से इनकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। इससे पहले भी जब जो आपको विरोध प्रदर्शन यहाँ हुए थे तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी। और खासतौर पर ईरान इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ थियोक्रेसी। अक्सर चीज़ें जो है वो कंट्रोल रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोग विरोध में आ गए और ईरान के इकोनॉमी का हाल देखते हुए लोग सड़कों पर उतरे, जिसको लेकर अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो हमारा ध्यान है अब कहाँ? ईरान पे। तो ईरान किस किस इलाके के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? तो अगर आप ईरान को देखो तो ईरान के ठीक नीचे अगर आपको दिखेगा तो गल्फ ऑफ ओमान क्रॉस करोगे आप पहुंचोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यहाँ से आप आते हो पर्शियन गल्फ में। ईरान इसके अलावा इधर पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है, यहाँ अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है और ये वो इलाका है जहां पर बलूचिस्तान का इलाका है। अब इंडिया को अफगानिस्तान जाने के लिए ईरान का ही रूट लेना पड़ता है, इसलिए ईरान में एक पोर्ट है चाबहार जो हमने बनाने में बहुत मदद की। वहाँ से हमने जाहिदान तक रेलवे लाइन और रोडवेज बनाए हैं। जाहिदान से अब जरांश दिलाराम हाईवे हमने बनाया अफगानिस्तान के अंदर जाने के लिए बहुत पहले। बाकी अगर आप अफगानिस्तान की बाउंड्री को देखो तो एक तरफ यहाँ जैगरोज माउंटेन है, इधर एल्बर्स माउंटेन है। तो यहाँ दस्ते कबीर की आप बात कर लो, रेगिस्तान है, दस्ते लुस्त की आप बात कर लो, तो यहाँ पर एंटर करना उतना ईजी नहीं है अमेरिका के लिए जितना वेनेजुला में घुस गए। तो ईरान की स्ट्रेंथ काफ़ी है पर ईरान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। एक न्यूक्लियर पावर बनने के चक्कर में इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर रखा है और इनके विवाद सऊदी अरब के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, इस रीजन में भी इनके काफ़ी दिक्कतें हैं। तो ईरान एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहां इनकी स्थिति बहुत खराब सी होती दिख रही है। तो पर प्रोमिनेंटली अगर हमें जानना है तो हमें ध्यान रखना क्या है, ईरान की सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है तो बिल्कुल लगती है, क्या पर्शियन गल्फ के साथ तो हाँ, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल हाँ। तो ये लोकेशंस कम से कम याद रखिए, कौन सी देश इनके साथ सीमाएं टच करते हैं। क्या सऊदी अरेबिया की बाउंड्री लगती है ईरान से? नहीं, इराक की लगती है, टर्की की लगती है, अजरबैजान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, अफगानिस्तान की लगती है, पाकिस्तान की लगती है, नीचे तो ओशन आ जाता है। बाकी हमने कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसके अलग अलग पढ़े ही हुए हैं। तो ये कहानी है ईरान की। अब एक देश और जो न्यूज में लगातार रहता है वो है यमन, ठीक है। सबसे पहले समझो यमन। यमन में कहानी क्या है? देखो, यमन एक देश है जिसमें कि विद्रोह दो गुटों के बीच में हमेशा से रहा है। एक है यहाँ पर यहाँ की सरकार, जो यहाँ की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो यमन की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को सपोर्ट रहता है सऊदी अरब और यूएई का। और मतलब सऊदी अरब का सपोर्ट है तो बाकी जितनी सुन्नी कंट्रीज हैं उन सब का सपोर्ट रहता है। और यमन में विद्रोह कर रखा है ग्रुप ने, जो ग्रुप है हूतीज का, इन्हें कहते हैं हूती रिबेल्स। तो हूती रिबेल एक ऐसा ग्रुप है जो ईरान के द्वारा सपोर्ट किया गया है, ठीक है। मैं इसको ईरान को नीचे लिखता हूं, यहां पर इसको ईरान का समर्थन प्राप्त है हूती रिबल्स का। तो यहां देख लो दो गुट बन गए,
यमन के अंदर। तो यमन में जो हूती है उन्होंने कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा रखा है, यानी इनकी राजधानी सना। और यहां जो आपको दिख रहा है ये इलाका है, जस्ट यहां जो आप देख रहे हो एंटर करते टाइम, ये ऊपर है रेड सी, ठीक है, ये है रेड सी। यहां जब आप एंटर करते हो तो ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम पता है क्या है? स्ट्रेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब। तो बाबल मंदेब एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो बाबल मंदेब के सामने ही आप देख लो सना का इलाका है, और यहाँ पर किसका कंट्रोल है? यहाँ कंट्रोल है हूतीज का। तो ये हूती का कंट्रोल है, मतलब ईरान का कब्जा यहाँ पर है। और हूतीज को वो खूब सारा हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह देते हैं, जिससे वो जो यमन की सरकार है उनसे काफ़ी समय से जंग लड़ रहे हैं। दूसरी ओर यमन में जो सरकार है वहाँ पर सऊदी अरब और यूएई और ओमान वगैरह मिलके यहाँ पर अक्सर इनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और हूतीज के खिलाफ इनको हथियार देते हैं। यहाँ तक कि इनकी एयरफोर्स जो है, कंबाइंड एयरफोर्स, वो यमन में इतने बॉम्ब गिराती है, इतने बॉम्ब गिराती है कि वहाँ पर हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। वहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, एक जंग की स्थिति बनी हुई है सालों से वहाँ। लेकिन कोई भी यमन में जाकर उनसे बात करने को तैयार नहीं, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा। तो यमन की जब बात आती है तो पहली बात, यमन कहाँ पर है? रेड सी कहाँ है? ऊपर है रेड सी। सामने एक स्ट्रेट कौन सा है? बाबल मंदेब, ठीक है। ये इलाका जो आप देख रहे हो नीचे यहाँ, इस इलाके को कहते हैं गल्फ ऑफ एडन। क्या है इसका नाम? गल्फ ऑफ एडन। तो असल में ना यमन एक समय में बहुत व्यापार का केंद्र हुआ करता था, बहुत विकसित इलाका था, लेकिन आज इसकी स्थिति बहुत खराब है। तो यहाँ है गल्फ ऑफ एडन, यानी अरेबियन सी से निकले, गल्फ ऑफ एडन में पहुंचे, बाबल मंदेब को क्रॉस किया, रेड सी में पहुंचे। ये रूट है यहाँ का, समुद्री रूट। ठीक यहाँ स्थित है यमन। यमन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ट्रेड और तेल और व्यापार पास होता है। और वहाँ पर दो गुट लड़ रहे हैं। एक वहाँ की सरकार, हादी की गवर्नमेंट असल में कह सकते हो, हादी फैक्शन। अब तो खैर हादी फैक्शन नहीं है ये, लेकिन एक समय में था। तो इसको सपोर्ट किसका है? सऊदी और यूएई का। दूसरी तरफ हूतीज है, इनको सपोर्ट किसका है? ईरान का। अब देखो मुद्दा क्या हुआ है। मुद्दा ये हुआ है कि अभी तक जो धड़े थे गवर्नमेंट वाले, इन पे यूएई, सऊदी, सब एक साथ थे। अब इनमें भी एक डिवाइड हो चुका है। ये जो गवर्नमेंट सेक्शन ईरान में यूज करता है, रूल करता है, इसमें भी विद्रोह हो गया है। तो इसमें एक ग्रुप बना है एसटीसी ग्रुप। एसटीसी ग्रुप को यूएई ने समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। उसका कहना है इन लोगों को राज करना चाहिए। और जो बाकी के फैक्शन है यमन गवर्नमेंट के, उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। तो अभी जंग चल रही है यूएई और सऊदी अरबिया के फोर्सेस के बीच में ही। यानी पहले तो कंबाइन लड़ रहे थे ये लोग ईरान के खिलाफ, अब इनमें भी डिवीजन हो गया है। यूएई एसटीसी को सपोर्ट कर रहा है और बाकी जो गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ यमन के अंदर अब सऊदी अरब और यूएई की जंग अलग चल रही है, उनके बैक सोर्सेस की, और ईरान और सऊदी यूएई की फोर्सेस के बीच में लड़ाई अलग चल रही है। लेकिन याद रखना, यहाँ इनकी फौज खुद से नहीं उतरी है, इट्स अ प्रॉक्सी वॉर गोइंग ऑन। तो ये वजह है। तो यूएई और सऊदी, यूएई ने बैक कर रखा है एक ग्रुप को, जिस ग्रुप का नाम है एसटीसी। और एसटीसी के समर्थन देने की वजह से सऊदी अरब का कहना है कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सऊदी अरब का कहना है कि ये फैक्शन विद्रोहियों का गलत कर रहा है, इनकी सरकार में जगह नहीं बनती। तो अब सऊदी और यूएई के बीच में भी एक धड़ा बन चुका है, जो अलग अलग फैक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सना है जहां पर, जो इनकी राजधानी है, वहां पर हूतीज का कब्जा है, जो ईरान समर्थित ग्रुप है। तो अब तीन धड़े हो चुके हैं, ईरान वाला, एक यूएई वाला, एक सऊदी अरब वाला। ठीक है, कहां पर ये सब हो रहा है? इट इज हैपनिंग इन यमन। यमन, अब देखो ज्योग्राफी, सवाल मैंने पूछा था सोकोत्रा, यहां देखो रेड सा आइलैंड, दिस इज सोकोत्रा आइलैंड। तो असल में एक समय में इसके ऊपर हूतीज का कंट्रोल भी हुआ करता था, फिर अभी यमन की गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल बना लिया। तो ये है सोकोत्रा। सोकोत्रा क्या है, रेड सी में है? नहीं भाई, रेड सी में तो कहीं से नहीं है। कहां पर है ये? गल्फ ऑफ एडन के पार है ये तो। रेड सी तो ऊपर यहाँ इधर इस इलाके में रेड सी आता है, सोकोत्रा तो यहाँ पर है। तो सोकोत्रा यमन का पार्ट है, बिल्कुल है, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ, नॉट सिचुएटेड इन द रेड सी, पहली बात। तो ये चीज़ हमने समझ ली। यमन में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये हमने समझा। तो सऊदी अरब ने यही कहा है कि भाई यमनी फैक्शन को, भाई अब डायलॉग में आके बात करो, ईरान में आओ, हमारे साथ बैठो, बात करो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के बीच में बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि इनके बीच में जंग की स्थिति बन रही है, इन यमन, नॉट डायरेक्टली, बट यमन में इन लोगों ने अलग अलग फैक्शन को सपोर्ट कर लिया है, जिससे यहाँ पर विवाद और बढ़ सकता है। ऑलरेडी हूतीज जो है इनके जीना हराम करके रखे हुए हैं। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो अलग दिक्कतें और पनक सकती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पहली। तो इसका ध्यान आपको रखना है। एक बार मैप पे चल के हम रिवाइज कर लेते हैं यमन को, और वो एमसीक्यू भी देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। तो पहली बात आता है सोकोत्रा आइलैंड। क्या सोकोत्रा आइलैंड रेड सी में है? बताइए मुझे, क्या सोकोत्रा आइलैंड रेड सी में है? हमने देखा नहीं है भाई। तो कहां पर है वो? गल्फ ऑफ एडन के पार आपको देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि भैया ये जो लोकेशन है, ये जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट इन द रेड सी। क्या सना में हूती का कंट्रोल है? तो बिल्कुल है हूती का कंट्रोल। अब एक पॉइंट आता है कि ये जो पॉइंट है हुदाया, ये कहां पर है? क्या ये गल्फ ऑफ एडन में है? तो नहीं।
हुदाया असल में ये भी एक शहर है जो कि यमन का शहर है, और ये है रेड सी में। ये है रेड सी में हुदाया, या अल हुदिया इसे कहते हैं। ये लोकेटेड है रेड सी में, ठीक है। और जो आप सोकोत्रा की बात करते हो वो तो आपका अरेबियन सी में स्थित है, तो इसलिए इसमें केवल एक ही लोकेशन सही है, विच इज सना पे हौथीज का कंट्रोल है। सोकोत्रा कहाँ पर है? सोकोत्रा गल्फ ऑफ एडन में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास। बिल्कुल भी ये आपके जो रेड सी है वहाँ नहीं है। तो मैं एक बार मैप पे फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है सोकोत्रा आइलैंड। ये गल्फ ऑफ एडन के पास है, गल्फ ऑफ एडन के पास, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के पास है। जबकि जो यहाँ पर हुदाया का शहर है, हुदाया का शहर रेड सी में है। तो ये फ़र्क पता होना चाहिए। और सना का कंट्रोल तो यहाँ पर हूतीज़ के पास ही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वेबसाइट पे जाके अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ भी ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS। हैव अ नाइस डे। और जो आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ बताइए, और बताइए कि आपने सही ट्रिक लगाई थी, सही आंसर किया था या नहीं। एंड हैप्पी न्यू ईयर।